नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथा और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इसका उत्तर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में स्क्रब टाइफस की बीमारी चर्चा में रही है। ये बीमारी किसके कारण होती है? ये जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन है आपका वायरस के कारण, दूसरा ऑप्शन है आपका चमगादड़ के कारण, तीसरा ऑप्शन है आपका बिल्ली के कारण और चौथा ऑप्शन है आपका चूहा के कारण। ठीक है, मैं आपको समय दूंगा मात्र 10 सेकंड का। अगर आपको पता होगा तो आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और उसके बाद में फिर मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए 10 सेकंड कंप्लीट हो गए। वैसे तो अपन गैस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो भाई इसका जो आंसर है वो है चूहा। ठीक है, किससे ये बीमारी होती है? स्क्रब टाइफस की जो बीमारी होती है वो किससे होती है? चूहे से ये बीमारी होती है। ठीक है, अब चूहे से बीमारी होती है तो चूहे पर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं उनसे प्लेग की बीमारी होती है। ठीक है, पर ये चूहे से ये बीमारी स्क्रब टाइफस की बीमारी फैलती है। इसकी अपन डिटेल पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर देखा जाए, जैसा कि लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा फैक्ट है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक स्क्रब टाइफस के 2 मरीजों का पता चला। ठीक है, जिसमें दोनों मरीज का इलाज भोपाल के चिरायू अस्पताल में हुआ। कहां पर हुआ? भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल में। ठीक है, पहला जो मरीज था, एक मरीज था जो सिंगरौली से और दूसरा पवई पन्ना से। ठीक है, एक सिंगरौली से और एक पन्ना से, सिंगरौली से और पन्ना से। दो जिले हैं, सिंगरौली और पन्ना। वहां पर ये मरीज मिले थे स्क्रब टाइफस के। ये बीमारी जो है चूहे के शरीर में पाए जाने वाले ओरिएंटा सुसु कैमोसी, इसका नाम भी दिया गया है। देखिए ओरिएंटा सुसु कैमोसी है और एक प्रकार का जीवाणु, यानी एक प्रकार का ये बैक्टीरिया से होती है। और ये जीवाणु जो है त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये जो स्क्रब टाइफस है त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और उससे इन्फेक्शन करता है, जिससे स्क्रब टाइफस की बीमारी होती है। जैसा कि आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, स्क्रब टाइफस है और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? शरीर में या त्वचा के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो स्क्रब टाइफस के बारे में आपको पता चला कि स्क्रब टाइफस एक बीमारी है, पहली बार तो। दूसरा, इसके 2 केस जो थे, यानी कि 2 मरीज जो थे, वो एक मिला था सिंगरौली में, एक मिला था पन्ना में। इनका इलाज कहां पर? चिरायू अस्पताल में हुआ, भोपाल में इनका इलाज किया गया। दूसरा, ये किसके कारण होती है? ये ओरिएंटा सुसु कैमोसी। क्या नाम लिखा हुआ है? ओरिएंटा सुसु कैमोसी। कैमोसी का मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसको चूहे की मौसी भी बोल सकते हैं। वैसे बिल्ली चूहे की मौसी होती है, पर ये भी चूहे की मौसी है एक प्रकार से, मतलब ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, ओरिएंटा सुसु कैमोसी जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करके बीमारी उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईलू क्या है? तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है कि भैया ईलू क्या है, तो आपको बताना है ईलू क्या होगा। ठीक है, आपको 10 सेकंड का समय दूंगा मैं। ठीक है, ईलू क्या है? ठीक है, ईलू, इसमें ऑप्शन दे देता हूं, जो ऑप्शन है आपके। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला है तूफान, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसमें ऐप, तीसरा ऑप्शन है रोबोट और चौथा ऑप्शन है इसमें जानवर। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि ईलू क्या है। ठीक है, ये ईलू क्या है? ये तूफान है, ऐप है, रोबोट है या जानवर है? ठीक है, चलिए 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर दीजिए आप। ठीक है, तो ये जो ईलू है, ईलू की अगर अपन बात करेंगे तो ये एक प्रकार का रोबोट है। ये क्या है? एक प्रकार का रोबोट है। ये रोबोट ऐसा है जो हवा से पानी बनाता है, यानी कि जो मॉइस्चर होता है ना, तो मॉइस्चर में देखो वायु जो होती है, वायु में भी जैसे कभी आपने देखा होगा एसी चलती है तो एसी क्या करती है, उस मॉइस्चर ज्यादा होता है तो एसी में से पानी टपकने लगता है, यानी कि वो एसी में। और वैसे भी अगर देखा जाए तो उसका आउटर पाइप जो रहता है उसमें से पानी निकलता है, यानी कि जो वायु में जो मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो उसको निकालता है, क्योंकि जो एसी भी ये वही काम कर रही है। उसी तरीके से रोबोट काम करता है। तो रोबोट क्या करता है? वायु में से, और इस रोबोट का नाम क्या दिया गया है? ईलू। अब ये रोबोट कौन है, कहां पर, किसने तैयार किया है, उसके बारे में अपन एक देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है
कि ये जो रोबोट है, ठीक है, ये एक रोबोट है, न्यूज़पेपर का ही मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर में आ चुका है ये, न्यूज़पेपर का ही कटिंग है ये। तो ईलू जो है वो हवा से पानी बनाता है पहली बार तो। अच्छा, इसको किस देश में बनाया गया है? अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। कहां पर बनाया गया है इसको? अलेक्जेंड्रिया में। अलेक्जेंड्रिया रिमोट कंट्रोल से चलने वाला एक रोबोट ईलू रेगिस्तानी इलाकों में हवा से पानी बनाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा से चलता है कैसे चलता है? सौर ऊर्जा चलता है। और इसे मिस्र के 27 वर्षीय मैक्ट्रोनिक्स इंजीनियर ने डेवलप किया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि ईलू क्या है? तो ईलू जो है वो एक रोबोट है, ठीक है। दूसरा, ये जो रोबोट है कहां पर तैयार किया गया है? तो ये जो तैयार किया गया है वो मिस्र में तैयार किया गया, जिसकी राजधानी है काहिरा, ठीक है। तो मिस्र एक देश है, इसमें एक नगर है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अलेक्जेंड्रिया। और इस अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की थी सिकंदर ने। किसने की थी? सिकंदर ने। वही सिकंदर जिसने हमारे हिंदुस्तान पर 326 ईसा पूर्व पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो ईलू जो है वो क्या है? ईलू एक प्रकार का रोबोट है जो हवा से पानी तैयार करता है। दूसरा, ये सौर ऊर्जा से चलता है। और इसको किस देश ने डेवलप किया है? इसको मिस्र ने डेवलप किया है, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया का एक वैज्ञानिक है जिसने इसको बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वलेंसिया फायर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? क्या लिखा हुआ है? वलेंसिया एक फायर फेस्टिवल है, ये कहां पर मनाया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन है स्पेन में, तीसरा ऑप्शन है इटली में, चौथा ऑप्शन है जापान में। चलिए जल्दी से आंसर देंगे, 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो आपका वलेंसिया फायर फेस्टिवल है, ये अमेरिका, स्पेन, इटली, 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वलेंसिया फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है कहां पर? स्पेन में। कहां मनाया जाता है? ये स्पेन में मनाया जाता है। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि स्पेन जो है, स्पेन में एक खेल होता है, कौन सा? बुल फाइटर, ठीक है, बुल फाइटर, जिसमें आपने देखा होगा कि बैल पर बैठ जाते हैं और फिर वो बैल जो होता है वो गिराने की कोशिश करता है, और कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक उस पर बैठा रहता है उसको ही पुरस्कृत किया जाता है। एक समय यानी सेकंड के हिसाब से उसमें देखा जाता है कितने सेकंड तक वो उस पर बैठा रहेगा। तो यहाँ का जो बुल फाइट जो है बहुत फेमस गेम है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पर्व मनाया जाता है स्पेन के अंदर, वो पर्व कौन सा है? वलेंसिया फायर फेस्टिवल। वलेंसिया फायर फेस्टिवल, उसके बारे में भी थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, वलेंसिया फायर फेस्टिवल अभी हाल ही में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मनाया गया था, ठीक है। कहां पर मनाया गया था? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मनाया गया था। और स्पेन का एक पारंपरिक फायर उत्सव है, ठीक है, यानी कि इसमें आतिशबाजी की जाती है। आमतौर पर यह उत्सव मार्च में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च में मनाया जाता है। और यह उत्सव जो है 7 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 7 दिन तक चलता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए पेपर के अंदर कि वलेंसिया फायर फेस्टिवल जो है वो किस देश में मनाया जाता है, तो आपका आंसर आएगा स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। दूसरा, कितने दिन के लिए मनाया जाता है? 7 दिन के लिए मनाया जाता है, और मार्च में। तो मार्च से अपन को याद रखना है। और मार्च से देखो, वैसे भी मार्च में होली वगैरह मनाई जाती है, तो स्वाभाविक है इसमें इतना कलरफुल इसको दिखाई दे रहा है, अलग ही अलग तरह के रंग भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसको मार्च में मनाया जाएगा। कितने दिन तक चलेगा? ये 7 दिन तक चलेगा। तो हमें अपनी नॉलेज के लिए शब्द को ध्यान रखना है कि वलेंसिया फायर फेस्टिवल क्या है, वलेंसिया फायर फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है। तो वलेंसिया फायर फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है कहां पर? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट की सफलता हासिल की है? यानी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जहां पर पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट हुई है? याद रखना, पहला जिला तो मैं आपको बता ही रहा हूं, दूसरा जिला जो है वो इंदौर है। अभी इंदौर ने भी ये महारत हासिल कर ली है कि किडनी का ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक वहां पर किया गया। लेकिन सबसे पहला जिला कौन सा है वो आपको देखना है। पहला ऑप्शन है इसमें भोपाल, दूसरा ऑप्शन है इसमें इंदौर, तीसरा ऑप्शन आएगा आपका जबलपुर, और चौथा ऑप्शन आएगा सागर। तो आपको ये देखना है
कि सबसे पहला जिला कौन सा है जहां पर एक किडनी ट्रांसप्लांट का जो सफलता हासिल की गई है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आंसर देंगे कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल। तो ये कहां पर हुआ था? भोपाल के अंदर हुआ था। दूसरा, भोपाल में भी हमीदिया चिकित्सालय, कौन सा? हमीदिया चिकित्सा, जो हमीदा हॉस्पिटल है वहां पर ये किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। तो अपन इसकी डिटेल पे पहुंचते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, देखिए, मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, वो भी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में। ठीक है, और आपको पता है ये हमीदिया अस्पताल जो है ये मध्य प्रदेश का पहला जो ब्लड बैंक बनाया गया था। सबसे पहला जो ब्लड बैंक बनाया गया था वो भी कहां पर बनाया गया था? हमीदिया चिकित्सालय में बनाया गया था। ठीक है, 2021 सितंबर 2021 का फैक्ट है, इसी मंथ का बता रहा हूं मैं, सितंबर 2021 में किया गया था और यह प्रदेश का पहला अस्पताल है और यहां से संभव हो सका। लगभग 4.5 घंटे सर्जरी चली और पोरसा मुरैना के केशव शर्मा, यानी कि जो मरीज था वो कहां से था? पोरसा मुरैना से था। पोरसा मुरैना के केशव शर्मा थे और 48 वर्ष के उम्र थी उनकी और किडनी ट्रांसप्लांट की गई। तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट है कि भाई ऐसा कौन सा अस्पताल है मध्य प्रदेश में, भोपाल में? तो हमीदिया चिकित्सालय है जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था और जो मरीज था वो मुरैना से था, उसका नाम था केशव शर्मा। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि गोटमार मेले का आयोजन पांडुरना छिंदवाड़ा में किया गया था। मध्य प्रदेश का इफेक्ट है। गोटमार मेले का आयोजन पांडुरना छिंदवाड़ा में किया गया था। इसमें दो गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, जाम नदी जो है, जामनी नदी के तट पर ये मतलब ये पर्व मनाया जाता है और अभी हाल ही में गोटमार मेले का आयोजन किया गया था और गोटमार मेले में एक दूसरे पत्थर फेंके जाते हैं। पांडुरना छिंदवाड़ा में इसका आयोजन होता है। तो क्वेश्चन क्या है कि पांडुरना छिंदवाड़ा में किया गया, इसमें दो गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। तो एक गांव तो हो गया भैया पांडुरना, एक गांव तो हो गया पांडुरना। अब बोले दूसरा गांव कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसमें जामन, दूसरा ऑप्शन है सामरगांव, तीसरा ऑप्शन है लखनपुर और चौथा ऑप्शन है परतला। तो आपको ये गेस करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि ये कौन सा गांव है, यानी पांडुरना और कौन से गांव के बीच में एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाते हैं, क्योंकि एक पर्व मनाया जाता है गोटमार मेला। गोटमार मेले का ही आयोजन होता है जो पांडुरना छिंदवाड़ा में किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से आंसर सोच सकते हैं कि सही आंसर क्या होना चाहिए, कि भैया जामन है कि सामरगांव है कि लखनपुर है या परतला है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सही आंसर जो होगा वो होगा सामरगांव। कौन सा गांव है? सामरगांव है, जहां पर सामरगांव और गोटमार मेले जो पांडुरना छिंदवाड़ा, पांडुरना और सामरगांव के बीच में ही वहां के गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि न्यूज़पेपर का ही मैंने आपको इसमें कटिंग दिखा रहा हूं कि ये लिखा हुआ गोटमार पथराव में 450 लोग जख्मी हुए थे। इसका जो आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था? पांडुरना छिंदवाड़ा में हुआ था। मध्य प्रदेश के पांडुरना में पोला पर्व, कौन सा पर्व भैया? पोला पर्व है। तो आप इसको भी लिख सकते हो, नोट कर सकते हो अलग से कि जो कौन सा पर्व होता है ये पोला पर्व होता है। तो पोला पर्व हुआ और मंगलवार को ये मतलब दिन था और गोटमार मेले में परंपरा के अनुसार खूब पत्थर बरसे। सुबह से शाम तक पथराव में लगभग 450 से ज्यादा लोग घायल हुए। परंपरा के अनुसार 17वीं सदी के प्रेमियों की याद में, ठीक है, प्रेमियों की याद में पांडुरना बाद सांवर गांव, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, सांवर गांव पक्ष के लोगों ने मां चंडिका का पूजन किया और मां चंडिका का पूजन करने के बाद में एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक गांव के लोग इस साइड हैं, एक दूसरे गांव के उस साइड हैं, बीच में एक झंडा भी लगा देते हैं और ये जो नदी है और एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा फैक्ट है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए, अभी हाल ही में लोकसभा के अध्यक्षों का सम्मेलन किया गया था, वो किस देश में हुआ था? ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, जैसे हमारे प्रेजेंट में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, तो लोकसभा के अध्यक्षों का जो एक मीटिंग हुई थी वो मीटिंग कहां पर हुई थी, किस देश में हुई थी, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन जो है आपके पास वो है अमेरिका,
दूसरा ऑप्शन है वो है स्पेन, तीसरा ऑप्शन जो है वो है आपका इटली, और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। इन चारों देशों में से कहां पर यह मीटिंग हुई थी जिसमें लोकसभा के अध्यक्षों का सम्मेलन किया गया था? चलिए आंसर दीजिए बेटा फटाफट। तो भाई इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रिया, और इस ऑस्ट्रिया की कैपिटल है क्या? वियना। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप के अंदर एक कंट्री है जिसकी जो कैपिटल है वो वियना है। वहां पर जो सांसद थे, जो लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, अलग अलग देशों से वहां पर आए थे और एक विश्व स्तर का एक सम्मेलन हुआ था, और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ऑस्ट्रिया में किया गया था। ठीक है, देखिए आपको इमेज दिख रही होगी, इमेज से समझ में आएगा। और इमेज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ओम बिरला है, ठीक है, ये ओम बिरला है, ये ओम बिरला है, ठीक है। वियना लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, और लिखा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमने वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में 150 से अधिक देशों को वैक्सीन, दवा और अन्य उपकरण दिए हैं। बिरला ने यह बातें मंगलवार को संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में कही है। तो ये जो अध्यक्षों का जो लिखा हुआ है, संसद के अध्यक्षों का ये 5वें क्रम का विश्व सम्मेलन था। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? वियना में हुआ था, और उन्होंने कहा कि विश्व को इस महामारी से सीख लेनी चाहिए। जो विश्व है, विश्व को इस महामारी से सीख लेना चाहिए। तो एक विश्व स्तर की एक मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग का आयोजन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? वियना। वियना आपको क्लियर दिख रहा होगा, वियना को याद रखना है। और लोकसभा जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? ओम बिरला। ठीक है, क्या नाम है उनका? ओम बिरला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक के द्वारा अभी हाल ही में बेंगलोर मेट्रो रेल के विकास के लिए कितने ऋण की मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो ये जो है कितनी राशि मंजूर की गई है, यानी एशियाई विकास बैंक और एशियाई विकास बैंक के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाएगा हमें, और उस अनुदान में कितनी राशि जो है वो बेंगलोर मेट्रो रेल की को डेवलप करने के लिए दी गई है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। पहला ऑप्शन है 300, दूसरा है 400, और तीसरा है इसमें 500, और फिर है 700। यानी ये मिलियन में दी गई है, यानी 300 मिलियन है, 400 मिलियन है, 500 है या 700 मिलियन है। तो आप गैस कर सकते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए। एशियाई विकास बैंक के द्वारा अभी हाल ही में मेट्रो रेल के विकास के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी गई है? तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है 500 मिलियन। कितना? 500। तो 500 मिलियन की मंजूरी दी गई है। चलिए आगे देखते हैं अपन। इसमें लिखा हुआ है, देखिए भारत को एशियाई विकास बैंक ने बेंगलोर में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग 500 मिलियन डॉलर, कितने? 500 मिलियन डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसके तहत लगभग 30 स्टेशनों के साथ सेंट्रल सिल्क रोड और कैंपेगोड़ा, क्या लिखा हुआ है? कैंपेगोड़ा। एक कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर आपसे पूछ लेते हैं कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आपका आंसर आना चाहिए कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो बेंगलोर में है। ठीक है, इस हवाई अड्डे के बीच बाहरी रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के साथ 2 नई मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा। तो एक मेट्रो रेल है, और उस मेट्रो रेल को डेवलप करने के लिए, खासतौर से बेंगलोर मेट्रो रेल को डेवलप करने के लिए अभी हाल ही में किस देश से, मतलब किस संस्था से, यानी एशियाई विकास बैंक से हमने अनुदान लिया है। वो भी कितना लिया है? 500 मिलियन डॉलर का लिया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि एशियाई विकास बैंक क्या है भाई। इसके बारे में, एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। इसमें लगभग 68 सदस्य देश हैं। अब देखिए हमने वैसे 67 पढ़ रखा है, लेकिन इसमें एक देश और इंक्लूड हुआ। उसका नाम क्या था भाई? न्यू। उसका नाम न्यू है, उस देश का नाम न्यू है। तो न्यू नाम का देश है जो 2019 में इसमें जुड़ गया था, और 68वां देश है। ये देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में आएगा कि ये न्यू कहां पर है भाई,
ये न्यू देश कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही एक हिस्सा है और इसकी राजधानी है अलोफी। इसकी राजधानी क्या है, अलोफी है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस। इस फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, मनीला। तो लिखा हुआ है। और इसके एशियाई विकास बैंक के प्रमुख कौन है अभी प्रेजेंट में, मासुत्सुगु असाकावा। ठीक है, असाकावा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि एशियाई विकास बैंक के प्रमुख कौन है, तो एशियाई विकास बैंक के जो प्रमुख होंगे उनका नाम होगा असाकावा। तो असाकावा यानी ऐसा क्या हुआ, असाकावा यानी कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ भैया, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई जिससे हमने $500 मिलियन का जो पैसा है वो हमने एशियाई विकास बैंक से लिया है, ऐसा क्या हुआ। बोले ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, हम बेंगलोर में मेट्रो रेल को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो असाकावा शब्द को अपन को याद रखना है कि असाकावा जो है मात्सुत्सुगु जो असाकावा जो है वो एशियाई विकास बैंक के प्रमुख है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। एशियाई विकास बैंक में प्रेजेंट में कितनी कंट्री इन्वॉल्व है, 68 है। और 68 नंबर की जो कंट्री है वो है न्यू, और न्यू जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आती है। और इस न्यू कंट्री की कैपिटल भी क्या है, अलोफी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अभी एक अल्पसंख्यक आयोग है और उस अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है लालपुरा। क्या नाम लिखा हुआ है, लालपुरा। लालपुरा जो है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एक नया पद है तो स्वाभाविक है जब भी कोई नया अपॉइंटमेंट होता है तो अपन उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे। तो अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो लालपुरा बने हैं। पंजाब के पूर्व आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा, उनका पूरा नाम क्या है, इकबाल सिंह लालपुरा। हालांकि दिख रहे हैं आपको सिख हैं वो, और इकबाल सिंह लालपुरा नाम है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, भाजपा के प्रवक्ता रहे हैं और इससे पहले वो गैरुल हसन आयोग के अध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल पिछले साल मई में पूरा हुआ था। और आयोग के एकमात्र सदस्य आतिफ रशीद भी उपाध्यक्ष हैं। यानी अपन को याद रखना है कि ये जो नाम दिख रहा है अपन को, इकबाल सिंह लालपुरा, ये जो है वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है वो बना दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन बना है, अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो इकबाल सिंह लालपुरा। क्या बने हैं, इकबाल सिंह लालपुरा। लालपुरा को अपन को याद रखना है अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक से कैसे याद रखेंगे, सोचिए स्टूडेंट का कोई टेस्ट हुआ था, उसका टेस्ट हुआ था। अब टेस्ट हुआ तो उसने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो क्वेश्चन सॉल्व किए तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए थे। तो उसके जो टेस्ट में जो नंबर आए वो कैसे आए, अल्पसंख्या आई, अल्पसंख्या आई उसके नंबर। ठीक है, अल्पसंख्या आई और उसका जो पूरी कॉपी था जो टीचर ने उसमें गलत किया था तो पूरा कॉपी कैसा हो गया था, लाल हो गया था पूरा, लालपुरा। कैसा हो गया था कॉपी, पूरा लाल हो गया था, लाल हो गया था पूरा। तो लालपुरा जो है, इकबाल सिंह लालपुरा है, वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए एक और फैक्ट है जो कहीं ना कहीं आपको नीचे डिटेल दी है, वो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं ऊपर जो मेन जो है वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चूंकि ये न्यूज़पेपर का ही है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो मेन जो चीज हमें अपनी जानकारी के लिए ध्यान रखना चाहिए वो क्या है। जैसा कि आप इसको देख पा रहे हो, लिखा हुआ है होशंगाबाद के डोकरी खेड़ा के मजदूर माता पिता की बेटी का विज्ञान मॉडल, क्या लिखा है, विज्ञान मॉडल इंस्पायर अवार्ड में देश में पहला स्थान रहा। यानी कि एक विज्ञान मॉडल इंस्पायर अवार्ड है, उसने एक मॉडल तैयार किया, एक छोटी सी मशीन तैयार की है जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से उसका नाम रोशन, उसने अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। लिखा हुआ है विज्ञान मॉडल इंस्पायर अवार्ड है। ठीक है, कहाँ की है वो, होशंगाबाद की। तो मध्य प्रदेश का फैक्ट है तो वैसे भी अपन को नहीं छोड़ना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, और पहले स्थान पर रही है। मजदूरी पर जाने में मां लेट ना हो, यह सोच बेटी ने बनाया एक किचन में 8 काम करने वाली मशीन। मतलब उसने किचन के अंदर 8 काम कर सकती है ऐसी मशीन तैयार कर दी। अब वो लड़की का नाम क्या है, वो किस जिले से है, वो अपन को विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस मशीन का जो मॉडल है देश में अव्वल आया। तो पिता ने बांटी भैया शक्कर, क्योंकि पिता के पास मिठाई बांटने के लिए पैसे नहीं होंगे, है ना, तो उन्होंने मुंह मीठा कराया लोगों का। ठीक है, तो नवश्री नाम है उसका, पिपरिया से लगे गांव डोकरी खेड़ा में रहने वाली नवश्री ठाकुर, उसका नाम क्या है,
नवश्री ठाकुर, उसका नाम है नवश्री ठाकुर। ठीक है, ये जो लड़की है इसका नाम है नवश्री ठाकुर। तो नवश्री ठाकुर ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो किचन से रिलेटेड है और लगभग 8 काम कर सकती है। तो उसके लिए एक कहीं ना कहीं विज्ञान मॉडल इंस्पायर अवार्ड में उसको चयनित किया गया है, उसको अवार्ड में पहला नंबर मिला है। वो किस जिले की है नवश्री? नवश्री जो है वो होशंगाबाद जिले की है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी को आपको इतनी डिटेल में जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दी। एक मल्टीटास्किंग किचन मशीन है जो लकड़ी से बनी हाथ से चलाई जा सकने वाली मशीन है, जिसमें बिजली या अन्य खर्च नहीं जोड़ता है और ये बहुत किफायती है। मशीन से एक ही बार में रोटी बेलना, सब्जी काटना, जूस निकालना, मसाले दरदरे करना जैसे 8 काम इसमें मशीन से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फैक्ट लगा इसलिए मैंने आपको दे दिया। बहुत महत्वपूर्ण चीजें आ जाती हैं कभी कभी न्यूज़पेपर में, तो नॉलेज तो भाई ऐसे ही बनती है कि भाई आप जितना ज्यादा आप जो लेटेस्ट जो भी नॉलेज मिलती है आप उनको इकट्ठा करते जाएं, नोट करते जाएं। ठीक है, उनको अच्छे से समझें। देखिए एक और फैक्ट मिला वो न्यूज़पेपर के अंदर, जैसा कि लिखा हुआ है कि सागर, क्या लिखा हुआ है? सागर, सागर में विश्व की सबसे ऊंची बराह प्रतिमा का हो रहा है छनन। ठीक है, देखिए बराह अवतार लिया था विष्णु जी ने। ठीक है, एक पत्थर की बराह मूर्ति है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहां लिखा है विश्व की सबसे ऊंची बराह प्रतिमा है ये, विश्व की सबसे ऊंची बराह प्रतिमा है और इसका छनन हो रहा है। तो अगर तुमसे ये पूछ लें कि विश्व की सबसे ऊंची बराह अवतार की जो प्रतिमा है वो कहां पर है ये पत्थर की, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आना चाहिए सागर में, क्योंकि ये जो प्रतिमा होगी वो कहां पर होगी? सागर में होगी। तो सागर को अपन को याद रखना है। और बीना सागर, बीना सागर के अंदर जैसा कि आपको पता है बीना सागर के अंदर आपका कीटनाशक संयंत्र भी है, कीटनाशक संयंत्र भी है। तो कीटनाशक संयंत्र जो है वो कहां पर है? आपका बीना सागर। तो चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि सागर जिले के 4000 साल पुराने एक नगर एरण, एरण में दुनिया की सबसे ऊंची, एरण में दुनिया की सबसे ऊंची पुरानी बराह प्रतिमा है जो 1700 साल पहले लाल बलुआ चट्टान से काटकर बनाई गई थी। यानी कि जो एरण है, एरण, एरण के 510 ईस्वी के भानुगुप्त का एरण अभिलेख है ये। यहां पर भानुगुप्त एक राजा हुआ करता था गुप्त वंश का, भानुगुप्त। तो भानुगुप्त का एक एरण अभिलेख है और इस एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी मिलती है कि सती प्रथा जब शुरू हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके जानकारी मिलती है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। और भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है वो 510 ईस्वी में बना था और उससे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं विश्व की सबसे ऊंची बराह प्रतिमा का जो छनन हो रहा है तो वो कहां पर है, तो भैया सागर मध्य प्रदेश के अंदर है। ये भी अपन याद रखेंगे। ठीक है, ब्रिक्स बैंक में नए सदस्य के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश को भर्ती किया गया है। देखिए इसमें कुछ होते हैं स्थायी सदस्य और कुछ होते हैं अस्थायी सदस्य। पहली बात तो ब्रिक्स इसलिए पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में हमारा भारत शामिल है। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म देखते हैं तो जैसे कि ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका है। तो अभी जैसे मीटिंग हुई थी तो आपको मालूम ही है, ठीक है, भारत ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें अगर देखा जाए तो ब्रिक्स बैंक में नए सदस्य के तौर पर कौन से देश शामिल किए गए हैं? एक तो शामिल किया गया है यूएई को, यानी संयुक्त अरब अमीरात को, दूसरा शामिल किया गया है उरुग्वे को, और तीसरा शामिल किया गया है बांग्लादेश। तो 3 देश हैं, तीनों देशों को आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में इनको एक मतलब इसमें भी नए सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। जैसे स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं, आगे मैं पूरी डिटेल में आपको बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पहले ये देश याद रखना है। हालांकि इसमें जो मेन जो संस्थापक देश है वो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और आपका इसमें दक्षिण अफ्रीका है। और इन 5 देशों से मिलाकर एक बैंक बनती है, उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स देशों के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं अपन जल्दी से कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, एनडीबी, 2 सितंबर 2021 को 2 सितंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश, ठीक है। तो ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें
संयुक्त अरब अमीरात है, उरुग्वे है और इसमें बांग्लादेश, इसको शामिल किया गया है। ब्रिक्स के स्थायी सदस्य हैं वो अलग है, लेकिन इनके द्वारा बनाया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसमें इनको शामिल किया गया है। अब क्या लिखा हुआ है, अपने नए सदस्यों के तौर पर स्वीकार किया गया है और इस बैंक की स्थापना उन सभी देशों के द्वारा की गई है जो ब्रिक्स ब्लॉक का हिस्सा हैं, जो ऊपर हमने पढ़ दिए थे। ब्रिक्स देशों के समूह में 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि जब आप ब्रिक्स लिखते हो तो इसमें इनकी फुल फॉर्म आ जाती है। और एक और अच्छी बात है, जब ये इनका कहीं ना कहीं मीटिंग होती है तो इसी अल्फाबेटिक क्रम में चलती हैं। जैसे मान लीजिए ब्राजील में पहले हुई तो रूस में होगी, फिर इंडिया में होगी, इंडिया के बाद में जैसे सी लिखा हुआ है तो सी से कहां पर होगी, चीन के अंदर होगी, चीन के बाद साउथ अफ्रीका के अंदर होगी। तो अभी जैसे इंडिया में हुई तो फिर कहां होना चाहिए, चाइना में होना चाहिए। तो इसमें जैसा कि ये 5 देश हैं और अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2015 में, अगर आपसे ये कहते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 2015 में। ठीक है, और किन देशों से मिलकर, जो ब्रिक्स के देश हैं उन्हीं ने इनको डेवलप किया। कौन कौन से कितने देश शामिल किए गए यहाँ पर, 3 देश शामिल किए गए हैं। एक संयुक्त अरब अमीरात शामिल किया गया है, दूसरा इसमें उरुग्वे शामिल किया गया है और तीसरा इसमें बांग्लादेश शामिल किया गया है। ठीक है, इस बैंक ने अपने नवीनतम विस्तार क्रम में 2020 में संभावित नए सदस्यों के साथ औपचारिक बातचीत भी शुरू कर दी है। अब बात आती है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी प्रेजेंट में प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है मार्कोस ट्राइजो। क्या नाम है, मार्कोस ट्राइजो। यानी अगर आपसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट का प्रमुख कौन है अभी, तो वो है मार्कोस ट्राइजो है। वो क्या नाम है, मार्कोस ट्राइजो। तो ट्राइजो को ट्राइजो लिखा हुआ, ट्राइजो को याद कर सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मतलब नए नए तरीके डेवलप करने के लिए, बैंक को डेवलप करने के लिए नए नए तरीके ट्राई किए जाएंगे, है ना। ट्राइजो का मतलब ट्राई हो, बार बार ट्राई किया जाए कि न्यू तरीके उसमें जोड़े जाएं और बैंक को डेवलप किया जाए। ठीक है, इसके अलावा नए सदस्यों को अनेक बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एनडीबी में एक मंच भी होगा और उन्होंने यह भी कहा कि हम धीरे धीरे और संतुलित तरीके से इस बैंक की सदस्यता का विस्तार जारी रखेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है चीन के संघाई में है, चीन संघाई में। ये भी ध्यान रखें, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय जो है वो संघाई में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, देश की ऐसी पहली सेंचुरी बताइए जिसका खुद का अपना लोगो तैयार किया गया है। मतलब देश की ऐसी पहली सेंचुरी है जिसका खुद का लोगो तैयार किया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन आएगा इसमें जिम कॉर्बेट, दूसरा ऑप्शन आएगा कान्हा किसली, तीसरा ऑप्शन आएगा पालपुर कूनो और चौथा ऑप्शन आएगा आपका रातापानी। तो जल्दी से आप आंसर गैस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देश की पहली सेंचुरी जिसका खुद का अपना लोगो होगा, क्या वो जिम कॉर्बेट है कि कान्हा किसली है कि पालपुर कूनो है या रातापानी है। तो बेटा इसका सही आंसर होगा, वो होगा आपका रातापानी। और रातापानी कहां पर है, रातापानी है आपका रायसेन में। रातापानी अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है, रायसेन में है। और विश्व की ऐसी पहली सेंचुरी है, पहला अभ्यारण्य है जिसका खुद का लोगो डिजाइन किया गया है। जैसा कि आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो आपको टाइगर दिखाई दे रहा है, एक लोगो दिखाई दे रहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सेंचुरी का कोई पर्सनल लोगो बना हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। देश की पहली ऐसी सेंचुरी जिसका अपना लोगो होगा और इसका लोकार्पण किया गया है, और मध्य प्रदेश का रातापानी, क्या है, रातापानी। और ये कहां पर है, वही रायसेन में है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो रायसेन में है। और इस लोगों को भीमबेटका की शैल चित्र को दर्शाया गया। इस लोगों में कहीं ना कहीं भीमबेटका की शैल चित्र, अगर लॉइन दिख रहा है और लॉइन के बैक में अगर अपन देख रहे हैं हिरन टाइप के जो बने हुए हैं, यहाँ पर 12 सिंगा वगैरह बने हुए, तो इन चित्रों को भी थोड़ा बहुत उसमें इंडिकेट किया गया है भीमबेटका की गुफाओं के। ठीक है, और भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है, अब्दुल्लागंज जिला रायसेन में है। ठीक है, तो अब्दुल्लागंज रायसेन में है। और यह लोगो इंदौर के विजुअल आर्टिस्ट, यानी कि ये जो लोगो तैयार किया है एक विजुअल आर्टिस्ट है विजित शर्मा। क्या नाम है उनका, विजित शर्मा।
तो विजित शर्मा के द्वारा ये तैयार की गई पेंटिंग से लिया गया है। तो कई ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको एक प्रकार से इसको डेवलप करने का बोला गया था, लेकिन इंदौर के जो विजित शर्मा हैं उन्होंने इसको डेवलप किया है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि अभी एक ऐसी सेंचुरी जिसका खुद का लोगो होगा, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, वो रातापानी होना चाहिए। और रातापानी रायसेन में है, और रायसेन के अंदर एक और अभ्यारण्य है, सिंघोरी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है, सिंघोरी अभ्यारण्य। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने कि एक अभियान है जिसको बोलेंगे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 25 अगस्त 2021 को एक सुजलम अभियान शुरू किया गया। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन कर देते हैं कि ये सुजलम अभियान क्या है, तो भाई सुजलन अभियान जो है, सुजलम अभियान वो है जिसमें 100 दिन का एक टारगेट बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनाए जाएं और उन क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त किया जाए, यानी ओडीएफ फ्री। ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, उनको खुले में शौच करने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हर गांव में हर जगह ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनाए जाएं, तो उसको बोलेंगे अपन क्या, सुजलम अभियान। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि सुजलम अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो सुजलम अभियान की शुरुआत हुई थी 25 अगस्त को। कब हुई थी, 25 अगस्त को ये शुरुआत हुई थी। 25 अगस्त 2021 है, और ये शुरू किया गया जो देश भर में अधिक से अधिक खुले में, पूरे देश भर का है, खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ गांव को बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों तक चलने वाला एक अभियान है कि ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनाए जाएं और ओडीएफ फ्री उनको किया जाए। सुजलम कैंपेन की शुरुआत 10 लाख सोकपिट और ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करने के माध्यम से की गई है। और लक्ष्य सुजलम कैंपेन का जो मुख्य उद्देश्य है, देश भर के गांव के लिए कम समय में खुले में शौच से मुक्त और स्थिति को त्वरित तरीके से प्राप्त करना है। तो ये सुजलम अभियान हो गया। सुजलम अभियान में ज्यादा से ज्यादा शौचालय बनाए जाएं और ओडीएफ यानी खुले में शौच से उन स्थानों को मुक्त किया जाए। एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे क्वेश्चन कर देते हैं कि आप ये बताइए कि नीलम सरई जलप्रपात किस राज्य में है, तो नीलम सरई जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में है। आप अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अभी ये न्यूज़पेपर के अंदर आया और दिया गया नीलम सरई जलप्रपात। तो आपको आपकी जानकारी के लिए याद रखना है कि नीलम सरई जलप्रपात जो होगा वो कहां पर होगा, छत्तीसगढ़ के अंदर होगा। मानवा बीजापुर पर्यटन के नाम से अपनी एक पहचान बना रहा है, और वो कौन सा जलप्रपात है, नीलम सरई जलप्रपात है, जो कहां पर है, जो छत्तीसगढ़ में है। याद रखना है, कोई भी जलप्रपात वगैरह, कोई राष्ट्रीय उद्यान वगैरह ऐसी कोई भी चीज आती है तो अपन को ध्यान रखना होता है। तो नीलम सरई जलप्रपात का जो संबंध है वो कहां से है, छत्तीसगढ़ से है। ये भी अपन को याद रखना है अपनी नॉलेज के लिए। ये चीज हो सकता है बुक में भी ना मिले, लेकिन आप अपने स्तर पर उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में यही फिनिश करूंगा। जो भी है मैं कोशिश करूंगा कि आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है रेगुलर मिल सके, लेकिन जहां तक है मैं करंट अफेयर्स की क्लास आपकी जल्द ही रेगुलर शुरू करूंगा, क्योंकि काफी समय से करंट अफेयर्स की क्लास आपकी किसी कारणवश नहीं लग पाई है। पर यह है कि नेक्स्ट ट्यूसडे, यानी कल तो ट्यूसडे है, लेकिन मैं नेक्स्ट ट्यूसडे से आपकी कंटिन्यूस क्लास करंट अफेयर्स की जारी करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट चाहते हैं, उनके कॉल भी आ रहे हैं मेरे पास, और वो चाहते हैं, और कमेंट भी आए हैं उनके कि भाई सर आप जल्दी करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करें, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने करंट अफेयर्स की क्लास नहीं दी है। पर मैं जल्दी ही अब की बार शुरू होऊंगा, तो चिंता मत करो, अब बंद नहीं होऊंगा, अब बहुत अच्छे से शुरू होना है, क्योंकि अब हमें बहुत कुछ करना है, मेहनत करनी है, काफ़ी कुछ नई चीज़ें हमें अपनी पढ़ाई में जोड़नी है, करंट अफेयर्स के फैक्ट जोड़ने हैं, क्योंकि आपको मालूम है व्यापम ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है, तो काफ़ी कुछ परीक्षाओं का आयोजन होना है। तो मज़ा जब ही आता है तैयारी करने में, जब हमें कोई एक टारगेट दिखाई दे, हमें जब कोई एक कारण दिखाई दे कि हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, और भी आप ये है कि आप अपने हिसाब से भी पढ़ते रहें, जो भी है अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।